नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में विषय समझ बढ़ाने और रुचियां बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे फिजिक्स प्लेलिस्ट में हमारी सीनियर सेकेंडरी 12th बोर्ड परीक्षा के परीक्षा प्रारूप के अनुसार एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं और जानते हैं। एक परिनालिका सोलेनॉइड और एक समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक कैसे निकाला जाता है, समझेंगे। स्वप्रेरकत्व गुणांक की अवधारणा को और दूर करेंगे इस विषय से संबंधित सभी शंका और उलझने। शुरू करते हैं। एक प्रेरकत्व इंडक्टर दो सिरों वाला चालक तार के फेरों की ऐसी कुंडलित संरचना है जो धारा प्रवाह से बने हुए चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को संचित कर सकती है। इस कुंडलित संरचना का एक गुण प्रेरकत्व स्वयं के तारों में बहने वाली धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। जब हम किसी प्रेरकत्व को कुंडलित संरचना से बहुत सारे फेरे बांधकर बनाते हैं तो इसे एक उच्च पारगम्यता के पदार्थ के ऊपर फेरों को बांधकर बनाया जाता है, और वो पदार्थ लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट या फेराइट जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ हो सकते हैं जिनकी पारगम्यता उच्च होती है। जब इस तरह की कुंडली के n फेरों में आई धारा का प्रवाह होता है तो धारा और फेरों का गुणनफल चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स के प्रवाह की बाधा है, जिसे हम प्रतिष्ठम कहते हैं, उसके विरुद्ध विद्युत धारा के अनुपात में चुंबकीय परिपथ में धारा चुंबकीय फ्लक्स को उत्पादित करता है। और ओम के चुंबकीय परिपथ के नियम के अनुसार चुंबकीय परिपथ में उत्पन्न फ्लक्स का मान चुंबकीय वाहक बल और प्रतिष्ठम के अनुपात के बराबर है। और अगर कुंडली में n फेरों में आई धारा हो तो प्रतिष्ठम Ni हो जाएगा। और रिलक्टेंस को हम अगर कैपिटल S से इंकित करें तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स अगर कुंडली में फेरे और चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम नियत रहता है तो परिपथ की धारा के समानुपाती है। एक कुंडली में धारा प्रवाह से चुंबकीय फ्लक्स समान अनुपात में पैदा होता है, और एक कुंडली में प्रेरकत्व गुण भौतिक रूप से तभी प्रभावी होगा जब यह धारा समय के साथ परिवर्तनशील हो, क्योंकि अगर धारा समय के साथ बदलेगी तो उससे उत्पन्न होने वाला फ्लक्स भी समय के साथ परिवर्तनशील होगा, और ये परिवर्तनशील फ्लक्स फेरों के साथ जुड़कर परिवर्तनशील फ्लक्स जुड़ाव जो बनाएगा उससे कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के अनुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स जुड़ाव में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्योंकि कुंडली में फ्लक्स धारा के समानुपाती संबंध रखता है तो हम कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में धारा की समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती है। तो एक कुंडली में अगर समय के साथ धारा का परिवर्तन होगा तो धारा में समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। लेंज के नियम अनुसार कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करेगा, और किसी कुंडली में परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो वस्तुतः कुंडली में धारा का समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अपने उत्पत्ति के कारण धारा के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को विरोध करने वाला एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और कुंडली के इसी गुण को जो स्वयं में धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है उसे हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और एक कुंडली में धारा का समय के साथ परिवर्तन की दर को बरकरार रखने के लिए हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर मान के विभव को बाहर स्रोत के रूप में लगाना होगा। तो हम कह सकते हैं कि कुंडली में धारा को समय के साथ परिवर्तन बनाने के लिए परिवर्तन की दर के समानुपाती एक बाह्य विभव लगाना पड़ेगा, और इस समानुपाती संबंध को बराबर का समीकरण बनाने के लिए एक स्थिरांक कैपिटल L का इस्तेमाल किया जाता है, और इस कैपिटल L स्थिरांक को हम स्वप्रेरकत्व का गुणांक कहते हैं, और इसे हेनरी इकाई में नापा जाता है। तो अगर L हेनरी में हो और di/dt एम्पियर पर सेकंड में हो तो L di/dt प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा में समय के साथ परिवर्तनों को बरकरार रखने के लिए लगाई गई वोल्टेज वोल्ट्स इकाई में होगी, और V = E या L di/dt यह हमारा गणना सूत्र हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि L हेनरी स्वप्रेरकत्व गुणांक वाली कुंडली में
धारा की समय के साथ परिवर्तन की दर di/dt बरकरार रखने के लिए बाहर से हमें वोल्टेज V लगानी होगी और इस सूत्र से हम स्वयं प्रेरकत्व गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। अगर कुंडली में धारा का समय के साथ परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो तो कुंडली में धारा के परिवर्तनों को बनाने के लिए जो वोल्टेज लगानी होती है वोल्ट्स में, वही कुंडली का हेनरी में स्वयं प्रेरकत्व गुणांक हो जाएगा। ये संख्यात्मक उदाहरण V = L di/dt सूत्र के उपयोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा देगा। हमें 0.2 हेनरी की एक कुंडली दी हुई है, तो ये जो 0.2 हेनरी है वो कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व गुणांक है और इस कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी। यदि इस धारा को एक समान दर से रैखिक रूप से 10 मिलीसेकंड में उल्टा कर देते हैं, यानी एक दिशा की 10 एम्पीयर करंट एक सरल रेखा में बदलती हुई दूसरी दिशा में 10 एम्पीयर मान प्राप्त कर लेती है, तो इस धारा के परिवर्तनों को बनाने के लिए क्या बाहर से सिरों पर वोल्टेज लगानी होगी या इसी प्रक्रिया में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ 10 मिलीसेकंड समय अंतराल में, जो सेकंड में 0.01 सेकंड हो गया है, उसमें धारा का जो परिवर्तन है, एक दिशा में 10 एम्पीयर करंट दूसरी दिशा में 10 एम्पीयर यानी -10 हो गई है, तो हमारा परिवर्तन di 20 एम्पीयर हो गया है। L का मान स्वयं प्रेरकत्व गुणांक का मान 0.2 हेनरी, धारा में परिवर्तन di 20 एम्पीयर और इसके लिए समय अंतराल dt 10 मिलीसेकंड या 0.01 सेकंड रखने पर, हल करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल या बाहर से सिरों पर लगाई गई वोल्टेज का मान हो गया है 400 वोल्ट। प्रेरकत्व के स्वयं प्रेरकत्व गुणांक L की निर्भरता को समझते हैं। हमने जाना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार किसी कुंडली में फ्लक्स जुड़ाव की समय के साथ परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल है और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में धारा की समय के साथ परिवर्तन के दर di/dt के समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक स्वयं प्रेरकत्व गुणांक है। अगर dt समय में धारा का परिवर्तन डेल्टा I और संगत फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो डेल्टा t दोनों तरफ अगर हम काट देते हैं तो स्वयं प्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा हो गई धारा में परिवर्तन डेल्टा I के संगत फ्लक्स जुड़ाव में होने वाला परिवर्तन, और हम कह सकते हैं प्रति एकांक धारा परिवर्तन जो फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन हो रहा है वही स्वयं प्रेरकत्व गुणांक कहलाता है। परिवर्तन दूसरा मान और पहले मान का अंतर होता है। अगर शुरू की धारा I1 बदलकर I2 हो गई है तो धारा में परिवर्तन I2 - I1 है और फ्लक्स में परिवर्तन संगत φ2 - φ1 है। अगर पहली धारा 0 है तो संगत फ्लक्स भी 0 होगा क्योंकि फ्लक्स और धारा समानुपाती है, और ऐसी स्थिति में हम पा सकते हैं कि किसी धारा I के संगत फ्लक्स का n फेरों में फ्लक्स जुड़ाव और धारा का अनुपात स्वयं प्रेरकत्व गुणांक है, अर्थात प्रति एकांक धारा फ्लक्स जुड़ाव का मान ही स्वयं प्रेरकत्व गुणांक है। और हम समझ सकते हैं क्योंकि धारा और फ्लक्स परस्पर समानुपाती है, तो ये जो अनुपात है फ्लक्स और धारा का या फ्लक्स जुड़ाव और धारा का, वो धारा या फ्लक्स के मान पर निर्भर नहीं करेगा। अगर हम धारा को 3 गुनी कर देते हैं तो फ्लक्स जुड़ाव भी 3 गुना हो जाएगा और ये अनुपात स्वयं प्रेरकत्व गुणांक फ्लक्स और धारा पर निर्भर नहीं रहता हुआ यथावत रहता है। लेकिन अगर किसी एक धारा मान पे कुंडलित संरचना में फ्लक्स जुड़ाव का मान अधिक होता है तो हम कह सकते हैं कि उस कुंडलित संरचना का स्वयं प्रेरकत्व गुणांक भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ जो स्वयं प्रेरकत्व गुणांक का हमारा सूत्र आया है N∅I, इसमें N कुंडली में फेरों की संख्या है, फाई वेबर इकाई में कुंडली के N फेरों से जुड़ने वाला फ्लक्स है, I वो धारा है एम्पियर में जो फ्लक्स जुड़ाव N∅ बना रही है, और प्रति एकांक धारा फ्लक्स जुड़ाव का मान N∅ और I का अनुपात कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व गुणांक L हेनरी इकाई में है। एक ही अक्ष पर एक जैसे फेरे थोड़े थोड़े अक्षय विस्थापन के साथ अगर इस तरह से बांधे जावें तो इस संरचना को हम परिनालिका सोलेनोइड कहते हैं। सोलेनोइड के चुंबकीय गुण और स्वयं प्रेरकत्व गुणांक को बढ़ाने के लिए फेरों के बीच में कोर भाग में कोई लोह चुंबकीय उच्च पारगम्यता का पदार्थ भी रखा जाता है। यदि परिनालिका की कुंडलियों में कुल फेरे n हो और इसमें I धारा का प्रवाह किया जाए तो परिनालिका का चुंबकीय वाहक बल n गुणा I होगा, और अगर परिनालिका की लंबाई L है तो एकांक लंबाई पे चुंबकीय वाहक बल परिनालिका के द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एम्पियर प्रति मीटर इकाई में हो जाएगी। और अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता h है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व चुंबकीय प्रेरण का मान μh, जहाँ μ माध्यम की पारगम्यता है और माध्यम की पारगम्यता को हम हवा की पारगम्यता जो एक नियतांक है और सापेक्षित पारगम्यता के गुणनफल से अगर हम लिखें तो यहाँ चुंबकीय प्रेरण का मान हो गया है μ0 μr,
और H की जगह हमने लिख दिया mmf पर यूनिट लेंथ। अगर कोर भाग का काट क्षेत्रफल A हो तो A काट क्षेत्रफल से B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के साथ बनने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स वेबर में चुंबकीय प्रेरण में क्षेत्रफल काट क्षेत्रफल का गुणा करने से आ जाएगा μ0 μr ni A/L। ये फ्लक्स कुंडली के n फेरों से जुड़ता है तो फ्लक्स जुड़ाव हो जाएगा n गुणा फाई, और एकांक धारा पर फ्लक्स जुड़ाव का मान स्वप्रेरकत्व गुणांक की गणना की जा सकती है। फ्लक्स के व्यंजन को जब n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और ये धारा हर में और अंश में आपस में कट जाएगी, और शेष राशियां अगर हम देखें तो स्वप्रेरकत्व गुणांक हो गया है μ0 μr n स्क्वायर एरिया ओवर लेंथ। और हम पा रहे हैं कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व गुणांक कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, और ये चुंबकीय माध्यम की सापेक्षित पारगम्यता के भी समानुपाती है। हम स्वप्रेरकत्व गुणांक को फ्लक्स जुड़ाव प्रति एकांक धारा को फ्लक्स की जगह अगर mmf और रिलक्टेंस का अनुपात रूप रखें तो हम पाते हैं कि फ्लक्स में जो कि धारा के समानुपाती है I V धारा नीचे हर की धारा से कट जाएगी, और हमारा स्वप्रेरकत्व गुणांक फेरों के वर्ग में चुंबकीय माध्यम के प्रतिष्ठम्भ का भाग देने से ज्ञात हो जाएगा। और साफ है स्वप्रेरकत्व गुणांक परिनालिका के फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है। अगर हम परिनालिका में फेरों की संख्या दुगनी कर देते हैं, चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम्भ वही रहता है, तो स्वप्रेरकत्व गुणांक 4 गुना हो जाएगा, और चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम्भ के साथ स्वप्रेरकत्व गुणांक व्युत्क्रम संबंध रखता है। अगर प्रतिष्ठम्भ कम होगा तो वही धारा ज्यादा फ्लक्स या फ्लक्स जुड़ाव बनाएगी और स्वप्रेरकत्व गुणांक अधिक हो जाएगा। हमने पाया कि एक परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक L फेरों की संख्या के वर्ग में चुंबकीय परिपथ के प्रतिष्ठम्भ का भाग देने से ज्ञात होगा, और अगर चुंबकीय परिपथ की लंबाई L हो, काट क्षेत्रफल A हो और माध्यम की पारगम्यता μ0 μr हो तो प्रतिष्ठम्भ को इस तरह से L/μA रूप में लिखा जा सकता है। और स्वप्रेरकत्व गुणांक प्रति एकांक धारा फ्लक्स जुड़ाव फेरों की संख्या के वर्ग में प्रतिष्ठम्भ का भाग देने से आएगा, और प्रतिष्ठम्भ की जगह अगर हम L/μA लिखते हैं तो हमारी स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान हो गया है μ0 μr एरिया फेरों की संख्या का वर्ग अपॉन लंबाई। और स्पष्ट है कि स्वप्रेरकत्व गुणांक चुंबकीय माध्यम की सापेक्षित पारगम्यता μr के समानुपाती है। अगर हवा की बजाय कोई लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा, कोबाल्ट, स्टील या निकेल या फेराइट डाल दिया जाए जिनकी μr कई गुना ज़्यादा है, तो हम पाते हैं कि स्वप्रेरकत्व गुणांक भी वायु माध्यम की परिनालिका की बजाय चुंबकीय माध्यम में कई हजार गुना बढ़ सकता है, क्योंकि स्वप्रेरकत्व गुणांक माध्यम की सापेक्षित चुंबकीयशीलता पारगम्यता के समानुपाती है। साथ ही साथ अगर शेष चुंबकीय माध्यम के पैरामीटर लंबाई, काट एरिया, पारगम्यता यथावत रहती है तो स्वप्रेरकत्व गुणांक फेरों की संख्या के वर्ग समानुपाती है। अगर फेरों की संख्या 3 गुनी कर देंगे तो स्वप्रेरकत्व गुणांक 9 गुना हो जाएगा। एक समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक ज्ञात करते हैं। अगर एक वायु माध्यम में n फेरे और r त्रिज्या वाली कुंडली में I धारा को प्रवाहित किया जाए तो इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान μ0 ni/2r टेस्ला होगा, और ये लगभग संपूर्ण काट क्षेत्रफल पर एक समान माना जा सकता है। अगर कुंडली का काट क्षेत्रफल A हो तो चुंबकीय प्रेरण B के साथ पूरी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और काट एरिया का गुणा हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जगह μ0 ni/2r और r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल πr² रखा जाए, हल किया जाए, एक r कट जाएगा और ये हो जाएगा μ0 πr ni/2। और इसमें फेरों की संख्या का गुणा करके अगर हम फ्लक्स जुड़ाव निकालते हैं और धारा का भाग देके एकांक धारा पर फ्लक्स जुड़ाव का मान समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक निकालते हैं तो हम पाते हैं कि धारा हर में अंश की इस धारा से कट जाएगी, फेरों की संख्या वर्ग हो जाएगी और हमारा समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक हो जाएगा μ0 π/2 × n²r। और ये स्पष्ट बता रहा है कि अगर उसी त्रिज्या के साथ कुंडली बदले हुए फेरों से बनाई जाए तो स्वप्रेरकत्व गुणांक फेरों की संख्या के वर्ग समानुपाती है। दुगने फेरों पर स्वप्रेरकत्व गुणांक 4 गुना हो जाएगा और उन्हीं फेरों के साथ अगर कुंडली की त्रिज्या बदली जाए तो स्वप्रेरकत्व गुणांक कुंडली की त्रिज्या के समानुपाती है। अर्थात दुगनी त्रिज्या की कुंडली अगर उन्हीं फेरों से बनाई जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व गुणांक 2 गुना हो जाएगा। समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व गुणांक से कुछ चतुराई पूर्वक सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि किसी दी गई तार लंबाई के साथ यदि समतल कुंडली बनाई जाए और उसके फेरों की संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इस नई बदली हुई स्थिति में उसी लंबाई के 2 गुना फेरे वाले तार में नया स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होगा। तो हमने देखा कि तार की लंबाई
एक फेरे की अगर r त्रिज्या है तो 2πr है, और अगर कुंडली में n फेरे हों तो कुल तार लंबाई 2πrn हो जाएगी। और अगर तार की लंबाई स्थिर रहती है तो इसका मतलब है फेरों की संख्या और कुंडली की त्रिज्या का गुणनफल nr नियत रहता है। और ऐसी स्थिति में जो स्व प्रेरकत्व गुणांक n² r के समानुपाती है उसे हम लिख सकते हैं कि वह n गुणा nr है। और क्योंकि तार की दी गई लंबाई स्थिर है तो n और r का गुणनफल भी स्थिर होगा। ऐसी स्थिति में स्व प्रेरकत्व गुणांक केवल फेरों की संख्या के समानुपाती होगा, न कि फेरों की संख्या के वर्ग समानुपाती। तो दी गई तार लंबाई में अगर फेरे 2 गुने कर दिए गए हैं तो स्व प्रेरकत्व गुणांक भी 2 गुना हो जाएगा। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि दुगने फेरों की कुंडली बनाने पे त्रिज्या आधी रह जाएगी और फेरे दुगने त्रिज्या आधी, और अंतिम परिणाम स्व प्रेरकत्व गुणांक 2 गुना ही रहेगा। ऐसा ही प्रश्न हो सकता है अगर दी गई तार लंबाई के साथ यदि कुंडली की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो नया स्व प्रेरकत्व गुणांक क्या होगा। तो हमें पता है स्व प्रेरकत्व गुणांक समतल कुंडली के लिए n² r के समानुपाती है, n फेरों की संख्या है, r वृत्तुल कुंडली की त्रिज्या है। हम इसे r से ऊपर नीचे गुणा करके n²r² बटा r लिख सकते हैं। और दी गई तार लंबाई के लिए n और r का गुणनफल नियत है, तो ऐसी स्थिति में स्व प्रेरकत्व गुणांक त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। और दुगनी त्रिज्या के साथ उसी तार लंबाई से अगर कुंडली बनाई जाए तो स्व प्रेरकत्व गुणांक आधा रह जाएगा। उम्मीद है इस छोटी शानदार ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो से आप स्व प्रेरकत्व गुणांक क्या है उसे अच्छी तरह से समझ गए हैं, और एक परिनालिका और समतल वृत्ताकार कुंडली का स्व प्रेरकत्व गुणांक कैसे निकालते हैं, वो किन पर निर्भर करता है, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एक संभावित बोर्ड परीक्षा प्रारूप से संबंधित आपकी शंकाएं और उलझन दूर हुई हैं। इस लर्निंग वीडियो से आपकी परीक्षाओं में अंक में सुधार होगा। फिजिक्स में उलझन श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही उपयोगी हैं, जिन्हें आप अपने अध्ययन के साथ अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।